तो बच्चों आज हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका के बारे में। कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेल बोलते हैं। कोशिका अगर देखा जाए तो सभी सजीवों की, अब सभी सजीवों में पेड़ पौधे भी आ जाएंगे और जीव जंतु भी आ जाएंगे। तो कोशिका सभी सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। मतलब हमारा स्ट्रक्चर किस प्रकार का बनेगा ये कोशिका तय करती है। कोशिका के अंदर पाए जाने वाला डीएनए, आरएनए अनुवांशिक पदार्थ तय करता है। हमारा मुंह कैसा होगा और क्या है, भैंस का मुंह कैसा होगा, शेर का मुंह कैसा होगा, ये सब कौन तय करता है? कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जो ये डीएनए और आरएनए होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक, कोशिका सभी सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक, कोशिका अगर देखा जाए तो जिस प्रकार एक भवन का निर्माण ईंटों से होता है, ईंट जोड़ जोड़ करके एक भवन बनता है, उसी तरह से हमारे शरीर का निर्माण छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के होता है। ठीक, कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के उत्तक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? उत्तक बनाती हैं। बहुत सारे उत्तक मिलकर के अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और बहुत सारा अंग तंत्र मिलकर के हमारे शरीर बनाते हैं। इस प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण होता है। अब हम जान गए कि कोशिका ही हमारे शरीर को निर्मित करती है, बनाती है। तो अब हम लोग कोशिका के अंदर के भागों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना? ये जो कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। और इस केंद्रक के अंदर न्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल होता है। और न्यूक्लिक अम्ल ही इस कोशिका को जीवित रहने के बारे में बताता है कि कोशिका जीवित है कि कोशिका मर गई है। यानी अगर किसी व्यक्ति का शरीर मर गया है, इसका मतलब उसके अंदर, इसके कोशिका के अंदर पाए जाने वाला जो केंद्रक है, उस केंद्रक के अंदर जो न्यूक्लिक अम्ल है वो खत्म हो चुका है। इसका मतलब कि उसका कोशिका मर गई है और उससे जुड़ा हुआ उसका शरीर भी मर गया है। और इस कोशिका के केंद्रक के अंदर एक वो पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल, और इसी में रेशेनुमा संरचना होती है जिसको अनुवांशिक पदार्थ बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्रोमोसोम बोलते हैं। उसमें डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है और आरएनए का पूरा नाम राइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। समझ में आया? तो ये कोशिका हो गई। इस कोशिका में अगर देखा जाए तो एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है यहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो संरचना दिख रही है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसको कोशिका का ऊर्जा गृह बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। मतलब इस कोशिका के सभी अंगों को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो ये सभी अंग कहेंगे कि ऐसा कि हमको ऊर्जा चाहिए, काम कर दिए, थक गए। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इन सभी को ऊर्जा देती है। क्या देती है? ऊर्जा देती है, जिससे हमारी कोशिका के अंदर की सारी क्रियाएं संपन्न होती है। ठीक ना? तो अगर कहा जाए कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं तो किसको बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अब देखो इसमें लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली का मतलब कि ये अपने भी डूबता है और दूसरों को भी ले डूबता है। इसलिए इस लाइसोसोम के खोजकर्ता का नाम डूबे है। अंतिम में उनका नाम डूबे है। ठीक ना? तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं। गाल्जी काय जो होता है, गाल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस किसको बोलते हैं? गाल्जी काय को बोलते हैं। ये गाल्जी काय ये तय करता है कि कोशिका के अंदर कौन चीज जाएगा और कोशिका के बाहर कौन चीज जाएगा। मतलब कोशिका के अंगों के लिए कौन फायदेमंद है, कौन खतरनाक है, ये तय कौन करता है? गाल्जी काय करता है। ठीक ना? अगर गाल्जी काय को लगता है कि ये कोशिका के लिए फायदेमंद नहीं है तो उसको जाने नहीं देगा, उसको ट्रैफिक पुलिस की तरफ से काम करेगा। समझ में आया? और वही तय करता है कि अगर मान लेते हैं कि ऊर्जा चला गया तो ऊर्जा को कहता है कि अच्छा तुम कोशिका के लिए चलो फायदेमंद हो, तुम चले जाओ माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या भेज देता है और फिर माइटोकॉन्ड्रिया उसको ऑब्जर्व कर लेती है।
मान लो कि एक हम लोग इसमें रह रहे हैं, एक कैंपस में रह रहे हैं, तो उसमें जो गेटमैन होता है उसको पता होता है कि इस रूम में कौन रह रहा है, इस रूम में कौन रह रहा है, इस रूम में कौन है। अब किस रूम के रिश्तेदार आ रहे हैं तो उनको उस रूम में भेज देता है, उस घर में भेज देता है। तो यही काम गार्जिकार करता है, ठीक ना, ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, ठीक। और जो कोशा जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य को कोशिका की जीवन की इकाई बोलते हैं। मतलब जीव द्रव्य इस कोशिका के अंदर केंद्रक में ही होता है जीव द्रव्य, और उसी में न्यूक्लिक अम्ल होता है। वही जिंदा है तो कोशिका जिंदी है, और कोशिका जिंदी है तो हम जिंदे हैं। इसलिए अगर गवर्नमेंट जो डॉक्टर होते हैं अगर वेरीफाई कर दिए कि ये आदमी मर चुका है, इसका मतलब वो कोशिका के केंद्रक के अंदर उपस्थित न्यूक्लिक अम्ल को देखते हैं कि है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको डेड डिक्लेयर कर देंगे। तो उसके बाद दुनिया की कोई ताकत उस कोशिका को जिला नहीं सकती है, उस मरे हुए व्यक्ति को जिला नहीं सकता है। यानी मृत शरीर की सिंपल सी परिभाषा होती है। अगर साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो हम कहेंगे कि वह शरीर जिसके कोशिका के केंद्रक में उपस्थित न्यूक्लिक अम्ल खत्म हो चुका है, वह शरीर मृत हो गई है, मर गई। समझ में आया ये चीजें? तो ये होता है केंद्रक भी हम समझ लिए, गाजिका भी समझ लिए, और फिर उसके बाद माइटोकांड्रिया भी समझ गए कि माइटोकांड्रिया को कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं। समझ में आया? अब अगर देखा जाए तो पूरे संसार में सबसे छोटी जो कोशिका होती है, वो सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? माइकोप्लाज्म होती है, पीपीएलओ बोलते हैं। सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ होती है, माइकोप्लाज्म होती है। अगर सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। नर्वस सिस्टम जो होता है, न्यूरॉन जो होता है, वो सबसे लंबी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका अगर देखा जाए तो माता का जो अंडाणु होता है वो सबसे बड़ी कोशिका में आता है, ठीक। मतलब माता के फीमेल के जो वेजाइन उसमें होता है, वो अंडाणु जो होते हैं वो सबसे छोटी कोशिका होती है। और जो पिता होता है, जो मेल होता है, मेल के शुक्राणु में सबसे छोटी कोशिका होती है, माता के अंडाणु में सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो हमको समझ में आ गया सबसे लंबी कोशिका कौन? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होगी, सबसे छोटी कोशिका माइटोप्लाज्म, सबसे बड़ी कोशिका अगर देखा जाए तो अंडाणु हो गया, और सबसे छोटी कोशिका देखा जाए तो शुक्राणु हो गया। मतलब अगर देखा जाए तो एक साइक्लिक प्रोसेस है। जैसे बर्फ है, बर्फ को गर्म कर दे तो द्रव में बदल गया, द्रव को गर्म कर दे वाष्प में बदल गया, मतलब बादल बन गया, फिर उसको ठंडा कर दे तो फिर बारिश होकर के आ गया, और फिर उसी तरह से ये एक चक्रीय प्रक्रम है। उसी तरह से हमारा शरीर भी ये पूरा एकदम नेचर चक्रीय प्रक्रम में चलता है। माता का जो अंडाणु है सबसे बड़ी कोशिका, जो मेल का शुक्राणु है सबसे छोटी कोशिका, और इसी से पूरी प्रकृति की संरचना है। समझ में आया? तो ये कोशिका है। कोशिका के अंदर कौन चीज जाएगा कौन चीज नहीं जाएगा, इसको कौन तय करता है? गाल्गी तय करता है, ठीक। जब हमारे भोजन से प्रोटीन निकल जाता है तो प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है। कौन करता है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। किसकी फैक्ट्री? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम होती है। अगर हम खाना खाए, लेग पीस खा लिए, मछली खा लिए, हम क्या खा लिए, बढ़िया एकदम काजू किशमिश खा लिए, इसमें ज्यादा प्रोटीन मिला। अब वो प्रोटीन गया अमाशय में, अमाशय से पाचन होकर छोटी आंत में गया, छोटी आंत उसको प्रोटीन को संश्लेषित कर ली और ब्लड में मिला ली। ब्लड पूरे शरीर से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचा दिया प्रोटीन को, और जब प्रोटीन पहुंचा शरीर की कोशिका तक तो गाल्जी का कहा कि तुम्हारे पास क्या है जी, कहाँ से आ गए? तो कहा प्रोटीन लेके आए भाई, हमको जाने दो। तो प्रोटीन को राइबोसोम के पास भेज दिया, और राइबोसोम कहा कि हमको प्रोटीन की जरूरत थी, उसको प्रोटीन मिल जाता है और क्या हो जाता है? प्रोटीन अपना ले लेता है। इस तरह से प्रोटीन का वो संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम करता है। समझ में आया? अब ये जो राइबोसोम होता है दो प्रकार का होता है, एक 70 प्रकार का राइबोसोम होता है, एक 80 प्रकार का राइबोसोम होता है। अगर राइबोसोम के ऊपर क्या होता है? छोटी छोटी गोलाकार संरचना अगर हो जाती है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। मतलब उसको बोलते हैं
जो राइबोसोम होता है ना इसको ईआर बोलते हैं। ईआर का मतलब इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इस पर ना जो होता है इस पर वसा का संचय होने लगता है। क्या होने लगता है? वसा का संचय होने लगता है। और रफ वाले पर एक आर होता है। एक कौन होता है? आर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जिस राइबोसोम पर होता है उस पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है? प्रोटीन का। और जिस पर एकदम चिकना होता है ना वो एकदम स्मूथ होता है, समतल होता है। और उस समतल जो होता है उस पर वसा का संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण? वसा का संश्लेषण। इस प्रकार कोशिका के अंदर सभी अंग अपना काम सुचारू रूप से करते हैं और कोशिका से जुड़ा हुआ उत्तक कार्य करता है, उत्तक से जुड़ा हुआ अंग काम करता है, अंग से जुड़ा हुआ अंग तंत्र कार्य करता है और अंग तंत्र से जुड़ा हुआ पूरा शरीर हमारा कार्य करता है। ठीक है, तो कोशिका समझ में आया? यस सर। ओके।